अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कल्बुल वतन की एपिसोड नंबर 2। राइटर हैं एमन रज़ा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी अमल नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एपिसोड आज की। आज बड़ों और बच्चों ने बॉर्डर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो सब परेड देखने जा रहे थे। सब कजन्स एक गाड़ी जबकि बड़े दूसरी गाड़ी में थे। और बताओ मन, ट्रेनिंग कैसी हुई? साहिल की बात पर यमन होश की दुनिया में आई, जो ख्यालों में किसी ख़ास शख्स का चेहरा देख रही थी। बहुत आला भैया, हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम पूरी तरह तैयार हैं दुश्मनों के इरादों को नाकाम करने के लिए। उसने एक अज़म से कहा तो वो उसकी जिंदा दिली पर मुस्कुरा दिया। वेल डन गुड़िया। जब वो वहाँ पहुँचे तो सीट्स तकरीबन फुल होने वाली थी। उनके बैठते ही परेड शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान का कौमी तराना, ऊपर से जानदार परेड उन सब में जोशो वलवला पैदा कर रही थी। यार, मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है, मुनीब ब्रेक में मुंह लटका कर बोला। चलो, मैं सबके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। यमन झट खड़ी हुई थी। एक जगह टिककर बैठना वैसे भी उसके बस में न था। अरे बैठो मन, मैं ले आता हूँ। साहिल ने उसे रोकना चाहा। नहीं भैया, फौज ने अपने काम खुद करने की ऐसी आदत डाली है कि अब कुछ करो तो लगता है, अब कुछ ना करो तो लगता है हमसे वेला बस इस दुनिया में कोई नहीं। उसने हंसकर कहा तो आहिल की जुबान में खुजली हुई। अच्छा, मगर बानो तो हिलकर पानी भी नहीं पीती जब भी आए। उसकी बात पर सबका कहा गूंजा था और बानो कलस कर रह गई थी। यमन जब स्नैक्स लेने लाइन में खड़ी हुई तो एक मशकूक आदमी पर उसकी नज़र पड़ी, जो ब्लूटूथ कान में लगाए अतराफ का जायजा लेता किसी को आगाह कर रहा था। उसकी सुर्ख आंखें यमन को किसी खतरे की अलामत लग रही थीं। तभी नामहसूस अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी और उसकी तरफ पीठ किए आइसक्रीम स्टॉल से आइसक्रीम देखने लगी। और फिर जो उसने सुना उसके आसाब को चटखाने के लिए काफ़ी था। हाँ, तुम अंदर पहुंच जाना, मैं यहाँ किसी पर गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता हूँ, और तुम नज़र बचाकर चेकिंग के बगैर अंदर चले जाना। याद रहे, बॉस ने कहा था वहाँ खुदकुश धमाका करना जहाँ भीड़ ज़्यादा हो। उसने अपने साथी को हिदायत देते डिस्कनेक्ट किया था और इधर उधर अपने शिकार को तलाश करने लगा। बहुत जल्द उसे अपना शिकार मिल चुका था। यमन के तो जैसे हवा सल्ब हो चुके थे। उसको किसी को टारगेट करते देख फौरन होश में आई और नज़र बचाते उसकी आंखों पर नज़र रखे सीधा उसके टारगेट के पास चली गई, जो दूसरी तरफ मुंह किए किसी से बात करने में मसरूफ था। वो समझ न सकी इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी उनकी साजिश, उनका अंदर आना मुमकिन कैसे हुआ। उस शख्स ने एक आदमी को धक्का देते फौरन सामने की तरफ फायर किया। यमन, जो पहले ही चौकस बैठी थी, उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। उसके फायर पर नैनो सेकेंड्स की स्पीड से उस टारगेट को लिए नीचे झुकी, जिसके बायस वो शख्स तो बच गया, लेकिन गोली छू के गुजरने के बायस उसका बाजू काफ़ी जख्मी हो चुका था। उसने कर लब भींचे, मगर उसके पास करहाने के लिए वक्त न था। वो फौरन उस आदमी की मदद से उठी जिसे इसने बचाया था। बच्चे, आप ठीक हो? ज़्यादा लगी तो नहीं? चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। उन्होंने उसकी सुर्ख खून से रंगती बाजी को देखते फिक्रमंदी से कहा, जो उन्हें बचाते बचाते खुद जख्मी हो गई थी। उसने बस नफी में सर हिलाया और कान में लगे ब्लूटूथ से हेडक्वार्टर कनेक्ट किया। सर, यहाँ बॉर्डर पर ख़तरा है। पता नहीं कैसे हमें उसकी खबर नहीं हुई, मगर दुश्मन अंदर पहुँच गया है। उसकी बात सुन कमांडर भी परेशान हो चुके थे और फौरन अपने लोगों को ऑर्डर देते वहाँ भेजा था। कैडेट यमन, एग्जैक्टली उनका मेन मकसद क्या है? उन्होंने मोहतात अंदाज में पूछा।
सर, मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो शख्स शायद अंदर पहुंच चुका है और वो किसी भी वक्त खुद कुछ धमाका कर सकता है। उसकी परेशान आवाज़ पर वो भी 2 लम्हे को चुप हो गए। सूरत हाल गंभीर थी। उन्हें जो भी करना था सोच समझ कर करना था। ओके कैडेट यमन, रिलैक्स। अब सिचुएशन आपको कंट्रोल करनी है। हम सब की उम्मीदें आप पर हैं। समझ लीजिए ये आपका पहला मिशन है और इसे आपको हर हाल में कामयाब बनाना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर बेसाख्ता उसके गर्दन तक के बाल खड़े हो चुके थे। जो भी था अब सब उसे करना था। वक्त ज़ाया करने का भी वक्त नहीं था। वो फौरन मुंह पर मास्क चढ़ाती गन हाथ में लिए अंदर की जानिब बढ़ी। उसने पहले वहाँ की टीम को हालात से आगाह कर दिया था और उनके साथ प्लान बनाती उन्हें चारों अतराफ में फैलने का इशारा करती अंदर बढ़ी। ना उसने उस बंदे की शक्ल देख रखी थी। पता था तो बस इतना कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कान में ब्लूटूथ लगा रखा है। अब ये उसका काम था कि कैसे उसे ढूंढती। 7 मिनट हो चुके थे मगर वो सब उस शख्स को अभी तक ना ढूंढ पाए थे। अब की बार वो फैमिली साइट पर गई जहां उसकी फैमिली बैठी थी और ये देखकर उसकी जान हलक को आ गई थी कि वो मशकूक बंदा उनकी अगली लाइन में बैठा बड़े मशकूक अंदाज में कभी अपनी घड़ी को देखते, कभी अतराफ का जायजा लेता, अपने कपड़े दुरुस्त करता। वो यकीनन भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था। चूंकि ब्रेक की वजह से काफ़ी लोग अपनी जगह से उठकर जा चुके थे, वो उन्हीं की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। अपने जान से प्यारों को मौत के मुंह में देखना कितना मुश्किल तरीन मरहला होता है, ये यमन ने आज जाना था। उसने नामहसूस अंदाज में हाथ फोन की तरफ बढ़ाकर तेजी से अपने फैमिली ग्रुप में मैसेज किया, प्लीज़ आप सब वहाँ से उठ जाएं और मेन गेट के पास आएं। इमरजेंसी है, बगैर किसी सवाल जवाब के, और प्लीज़ बड़ों को भी ले आएं। मैसेज पॉप करते ही एकदम सबकी स्क्रीन पर शो हुआ था। मैसेज को पढ़ते उन सब ने परेशानी से एक दूसरे से नज़रों का तबादला किया और बगैर कोई सवाल पूछे वो बड़ों को लिए उसकी तरफ आने लगे। वो उनके इस तरफ आने से पहले ही उन तक पहुंच चुकी थी और उन्हें बाहर जाने का इशारा करती गन पर गिरफ्त मजबूत किए एन उस शख्स के पीछे जा खड़ी हुई। वो सब परेशानी से दूर से उसे ही देखने लगे। उसकी माँ बाहर जाने से इनकारी थी। उसने अपने पीछे मौजूद चंद लोगों को उंगली से खामोश होने का इशारा किया और अपनी माँ को देखते बाहर बढ़ने का इशारा किया। उसके इस इशारे में क्या इल्तिजा थी वो अच्छी तरह समझ रही थी। उसने नामहसूस अंदाज में बहुत से लोगों को खामोशी से बाहर निकलवा दिया था। जब उस शख्स ने देखा कि भीड़ रफ्ता रफ्ता कम हो रही है, उसने चौंक कर अतराफ का जायजा लिया। जहां सामने ही कुछ बंदे उसे अपनी तरफ एहतियात से बढ़ते दिखे, वो फौरन खड़ा हुआ और उन्हें धमकाने लगा, खबरदार अगर कोई मेरे पास आया तो मैं अभी खुद कुछ धमाका कर दूंगा, वहीं खड़े रहो। उसने मजबूत लहजे में उनको अपने खतरनाक अज़ाइम से आगाह करना चाहा। उसकी बात सुनकर वो सब सरेंडर के अंदाज में हाथ ऊपर किए वहीं ठटक कर रुक गए थे। उस शख्स का क्या भरोसा कि किस वक्त धमाका कर दे, और वो कई मासूम जानों से हाथ धो बैठे। यकीनन वो शख्स इस फील्ड में नया था जो अभी तक सिर्फ धमकी से ही काम चला रहा था, वरना अगर कोई ट्रेन बंदा होता तो अब तक धमाका करके हर्षो तबाही फैला चुका होता। रोयाम जो वहां ही मौजूद था उसकी धमकी का असर लिए बगैर उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने मना किया था ना, मेरी तरफ मत आना, तो अब मर इन सब के साथ तू भी। उसने अपने हाथ को बमुश्किल इलेक्ट्रॉनिक वॉच के साथ छेड़छाड़ करते बम का टाइम 1 मिनट पर सेट करते हुए कहा। जहां उसकी बात सुन बहुत से लोग रोने लगे थे, वहीं यमन ने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ को दबोचा था, मगर तब तक बम की टाइमिंग 1 मिनट पर सेट हो चुकी थी, जिसे वो खुद भी नहीं रोक सकती थी। यमन ने उस आदमी को बमुश्किल दोनों हाथों से काबू किया हुआ था, मगर जिस अंदाज में वो फड़फड़ा रहा था उसको यकीन था
कि वो बहुत जल्द उसकी गिरफ्त से निकल जाएगा। यमन की कोशिश थी कि वो उसको किसी तरह बेहोश कर सके और उसे ये मौका जल्द ही मिल गया था। यमन ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से काबू करते हुए उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाई, जिससे वो लम्हों में बेहोश हुआ था। उसने आदमी को आराम से लिटा के फौरन उस आदमी की शर्ट खोली, जहां जदीद तर्ज का बना हुआ बम अपनी आबोताब से चमक रहा था, और उसके फटने में सिर्फ 40 सेकंड बाकी थे। रोयाम जो उसके करीब आने लगा था, पीछे से कमांडर के ऑर्डर पर फौरन लोगों को बाहर निकलवाने लगा, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली ना था। यमन ने अल्लाह का नाम लेते हुए पहली वाली वायर काटी थी, जिससे उस पर कोई फर्क न पड़ा था, बल्कि 10 सेकंड का वक्फा और तेजी से कम होते बस 9 सेकंड बचे थे। यमन ने आहिस्ता से ज़ेरिला पहला कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस वायर को काटने के बाद अब वो जिंदा बचेगी भी कि नहीं। बाकी अपने साथी कमांडोज को पहले ही निकलने का कह चुकी थी और अब अपने अल्लाह का नाम लेते हुए आखिरी वायर भी काट दी थी। उसका बाजू समेत हाथ भी पूरा खून से सुर्ख हो चुका था। ज्यादा खून बहने के बायस उसे कमजोरी से कितनी देर से चक्कर आ रहे थे, जो वो अपने मिशन की खातिर नजरअंदाज कर रही थी। मगर जैसे ही उसने आखिरी वायर काटी, उसके हवास गुम हो गए थे और वो लहरा कर होशो खरोश से बेगाना नीचे गिरी थी। बाहर उसकी फिक्र में घुलते आंसू बहाते उसके वालिदैन और अजीज अंदर से आते बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ पर सुन रह गए थे। उन्हें किसी के भी बताने की ज़रूरत ना पड़ी थी कि अंदर इस वक्त जो भी था, उसका बचना नामुमकिन था। काले धुएं वहां से गोले की सूरत में निकलने लगे थे और जोहरा बेगम अपनी औलाद की मौत का गम लिए होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। चारों तरफ काले बादल थे धुएं के। सबके चेहरों पर थकावट की आमेजिश थी। बस एक शख्स था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जालिम मुस्कुराहट, सफाक मुस्कुराहट। आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।